गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। लागत लेखांकन का उद्गम प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1929 में आई विश्वव्यापी मंदी के समय उत्पादकों को अनुभव हुआ कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए लागत पर नियंत्रण करना अत्यावश्यक है। हम ये जानते हैं साल डेढ़ साल से पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे उद्यमी जो छोटे स्तर के थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही उनको नुकसान का झेलना पड़ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा हानि, यहाँ तक कि कई उद्यमियों के तो कार्य ही बंद हो चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1929 में विश्वव्यापी जब मंदी आई थी, उस मंदी के दौर में उत्पादकों को कुछ अनुभव हुआ। उत्पादकों को यह अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा का यदि हम सामना नहीं कर पाए तो हमारे उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। अब उन उद्योग धंधों को ठप नहीं होने के लिए क्या किया गया कि पूर्व की भांति वर्तमान में उद्योगों पर नियंत्रण हेतु वित्तीय लेखांकन के द्वारा हम पढ़ चुके हैं 11th-12th में कि जो हम वित्तीय लेखे रखते हैं, उन वित्तीय लेखों में हम क्या क्या रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है कि सिर्फ हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट से ही ये सोचें कि जो आने वाली प्रतिस्पर्धा है। अब प्रतिस्पर्धाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं। उदारीकरण इसमें आ गया, निजीकरण इसके अंदर आ गया, वैश्वीकरण इसमें आ गया कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इस प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि सिर्फ इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से ही हम ये सोचें कि हम अपना विकास कर पाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो जब उद्यमियों ने इस चीज़ को महसूस किया कि इन्हीं केवल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से ही हमारा विकास संभव नहीं है, तो फिर उसके आगे उन्होंने विचार किया। और वो विचार किन कारणों से किया कि कुछ कारण थे जिस वजह से ये महसूस किया गया कि केवल इन फाइनेंशियल अकाउंट से ही एक उद्यमी अपना विकास नहीं कर सकता है। तो उनके आगे कौन कौन से प्रश्न आए। एक तो आया कि केवल उत्पादनों की किस्म में यदि निरंतर सुधार नहीं किया गया तो आप अपने उद्योग को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने अभी चर्चा की कि जो पैंडेमिक नया कोविड-19 आया, इस दौर में वही उद्यमी टिके रह पाए हैं जिन्होंने अपनी लागत को कम से कम रखकर और फिर उस स्थिति में भी लाभ कमाने की कोशिश की या लाभ को बरकरार रखा, वही उद्यमी टिक पाए, अन्यथा उनका उद्योग धंधे सभी ठप हो गए। तो इसी वजह से 1929 में भी जब विश्वव्यापी मंदी आई थी तो उस दौरान भी यही एक समस्या खड़ी हो गई थी कि जो उत्पादनों की किस्म हैं, यदि उसका सुधार नहीं किया जाएगा तो हमें इस जो प्रतिस्पर्धा का दौर है उसमें हमारा टिके रहना असंभव हो जाएगा। दूसरा कारण था कि उनके द्वारा उत्पादित जो वस्तु या पूर्ण किए गए कार्य थे, उनका पृथक पृथक सही उनकी लागत ज्ञात की जाए। जो भी उत्पादन किया जा रहा है उनका इंडिविजुअल उनकी कॉस्ट निर्धारित कर ली जाए कि यदि 3 उत्पादन है, A, B, C, यदि 3 उत्पादन हो रहा है तो A की कॉस्ट अलग से ध्यान होनी चाहिए, B की कॉस्ट अलग से ध्यान होनी चाहिए और C की कॉस्ट अलग से ध्यान होनी चाहिए। तभी हम कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएंगे और लाभ कमा पाएंगे। जब हम लाभ अपने अनुसार कमा पाएंगे तभी हम उस प्रतिस्पर्धा के अंदर टिके रह सकेंगे, अन्यथा नहीं। फिर न्यूनतम लागत पर उत्तम किस्म का माल अधिकतम मात्रा में विक्रय करने की व्यवस्था की जाए।
जो कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छा माल हो और उसको भी अधिक से अधिक जब विक्रय की व्यवस्था होगी, तभी हम इस प्रतिस्पर्धा के दौर में टिके रह पाएंगे। तो उत्पादित वस्तुओं की या पूर्ण किए गए कार्यों की लागत को भी नियंत्रित किया जाए। लागत जो है, कॉस्ट जो है, उनको कम से कम रखा जाएगा, तभी हम इस दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में टिके रह पाएंगे। इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्गम का विचार उद्यमियों के दिमाग में आया कि इसी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, यदि इसको अलग से मेंटेन किया जाएगा तो ये जो सभी 4 कारण हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, तो उसका सामना कर पाएंगे और प्रतिस्पर्धा में हम टिके रह पाएंगे और हमारा जो उद्योग है वह भी लाभ कमाते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अब क्या हुआ कि भारत में लागत लेखांकन का दौर शुरू किस तरह से हुआ। तो भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट के एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में 1944 में पंजीयन हुआ और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वो लागत लेखांकन में ट्रेनिंग देगा, परीक्षाएं आयोजित करके प्रमाण पत्र जारी करेगा। कौन करेगा ये? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जिसकी जिम्मेदारी यह थी कि एक तो वह कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रेनिंग देगा, एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाएगा और उसका सर्टिफिकेट देगा, जिसकी स्थापना पंजीयन हुआ सन 1944 के अंदर। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति आ गई। अब जब विश्वव्यापी मंदी आई, उसी मंदी के दौरान ये महसूस किया जाने लगा कि केवल फाइनेंशियल अकाउंट से ही हमारे काम नहीं होंगे, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को जन्म देना होगा, उसी से हम इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को टिके रह सका पाएंगे। फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति आ गई और भारत का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ तथा लागत लेखांकन के लिए योग्य लागत लेखापालों की बहुत अधिक आवश्यकता प्रतीत हुई। जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं उनकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अब क्या हुआ कि सन 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट लागू किया गया। पहले ये महसूस हुआ 1929 में, 1944 में पंजीयन हुआ और 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट को लागू कर दिया गया। अब इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि भारतीय कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट संस्थान जो है वो उसकी स्थापना हुई और उसका कहाँ स्थापित हुआ? वह है भारत के कोलकाता में स्थापित हुआ। अब भारत में लागत लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए सन 1965 में कंपनी अधिनियम में संशोधन करके भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी उद्योग धंधे में लागत लेखे रखना और इनका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य कर सकती है। अब 1965 में क्या डिसीजन लिए गए? ये डिसीजन लिए गए कि जो उद्योग धंधे हैं उनकी लागत को लेखा रखना ज़रूरी है और उन लागत लेखों का ऑडिट कराना भी अनिवार्य हो गया। उनका ऑडिटिंग होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक कर दिया गया और इस अधिकार के तहत भारत सरकार ने कुछ उद्योग धंधे जिसमें सीमेंट के, शुगर, साइकिल, रबर, टायर, ट्यूब्स, कास्टिक सोडा, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोटर व्हीकल्स, लैम्प्स, फैन, वनस्पति, ट्रैक्टर्स, पेपर, कॉटन टेक्सटाइल, स्टील ट्यूब्स पाइप और पॉलिस्टरन नायलॉन जैसे उद्योग धंधों को अनिवार्य कर दिया गया कि इनको कॉस्ट भी अकाउंट मेंटेन करना है और इनकी ऑडिटिंग करना भी कंपलसरी कर दिया गया। और इसके साथ साथ क्या किए गए? 5 लागत लेखांकन मानक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 तक उसको नाम दिया गया और जिसमें लागत लेखांकन से संबंधित मदों के संबंध में पूरा विस्तार से उसमें समझाया गया है। अब हम आगे देखें कि वित्तीय लेखांकन की कुछ सीमाएं और कमियां हैं,
क्योंकि वित्तीय लेखांकन की जब उद्यमियों ने ये महसूस किया कि वित्तीय लेखांकन में कुछ कमियां हैं और उस कमियों को यदि हम दूर करेंगे, उस कमी को दूर करने के लिए ही क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग को जन्म दिया गया। कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ तभी जो इसकी कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए उस कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। तो कौन कौन सी कमियां थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिनकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग करना या लागत लेखे रखना ज़रूरी हो गया। इसमें सबसे पहला कारण है पूर्ण सूचनाओं का अभाव, लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है कि जो सूचनाएं रखी जाती हैं वह सूचनाएं उद्यमियों के लिए पूरी तरह से पूर्ण उसको अपन नहीं कह सकते हैं। पूर्ण क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट को रखा गया। उससे केवल सभी सूचनाएं जो है, कुछ सूचनाएं तो उसमें हैं लेकिन सभी सूचनाएं उसमें नहीं है। अब सभी में क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो सामग्री लगी है और जो श्रम लगा है और उस पर जो ऊपरी व्यय लगाए गए हैं उसमें उसके सभी खर्चों को जोड़ा नहीं जाता है, सभी खर्चों को उसमें दर्शाया नहीं जाता है या उसको अलग से पृथक रूप से यह दिखाया नहीं जा सकता है कि इसकी स्पेशल कॉस्ट क्या है। तो ये इस कमी की वजह से महसूस किया गया कि लागत लेखांकन को रखना अनिवार्य है। दूसरा इसका कारण है विभिन्न लागतों की जानकारी का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस कॉस्ट। जो वित्तीय लेखे रखे जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, वह केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही इसमें मेंटेन कर पाता है। और इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्ट का जो उत्पादन किया जा रहा है, उस पर पर्टिकुलर जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का अलग से लेखा नहीं होता है और इस वजह से संपूर्ण जो व्यय हैं उनकी जानकारी अलग अलग रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है और पर यूनिट कॉस्ट भी हमें जानकारी नहीं होती है। और इसी वजह से जो संस्था के प्रबंधक हैं उन लोगों ने यह डिसाइड किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग रखना अनिवार्य होना चाहिए। इससे उस संस्था की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा इसका कारण है प्रबंधकों पर उत्तरदायित्व का अभाव। अब क्योंकि इसमें लेखे सिर्फ रखे जा रहे हैं, व्यापारिक रखा जा रहा है, लाभ हानि का रखा जा रहा है और चिट्ठे का रखा जा रहा है, इसमें यह पर्टिकुलर अलग से डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है कि इस पर सामग्री पर कितना खर्च हो रहा है, श्रम पर कितना खर्च हो रहा है, ओवरहेड्स पर कितना हो रहा है, या यदि जो खर्च हो रहे हैं वो खर्चे कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं सामग्री ज़्यादा तो नहीं लग रही है और श्रम कम होना चाहिए, व्यक्ति कहीं ज़्यादा तो नहीं लगाए जा रहे हैं और ओवरहेड्स में भी ऐसे खर्चे हो सकता है जिनको कि हम कम कर सकते हैं, कहीं वो अनावश्यक व्यय तो नहीं हो रहे हैं। इन सभी कारणों की वजह से प्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता, जबकि यदि इन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा तो हम पर्टिकुलर उस मैनेजर को या उस प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अलग अलग भागों में अलग अलग खर्चों को हम देख सकते हैं। चौथा कारण है विक्रय मूल्य निर्धारण में सहायता का अभाव, लैक ऑफ असिस्टेंस इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। वित्तीय लेखों में सभी उत्पादन व्ययों का अलग अलग वर्गीकरण और विश्लेषण नहीं किया जा सकता और उत्पादित वस्तु के लाभप्रद विक्रय मूल्य निर्धारण में उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है। तो यदि कोई मंदी का दौर आ गया या कोई ऐसी अनहोनी हो गई या कोई ऐसा दौर अगर चल रहा है जहाँ पर इन सभी समस्याएं जो हैं वो और भी ज़्यादा जटिल हो रही हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम यदि लागत लेखे रखेंगे तो हम इन सभी समस्याओं से निपट सकते हैं। क्यों निपट सकते हैं? क्योंकि उत्पादन, प्रशासन और विक्रय संबंधी व्ययों का स्थायी व्यय जैसे किराया व कर, वेतन, बीमा,
प्रकाश व्यय आदि तथा उत्पादन मात्रा में वृद्धि व कमी के साथ परिवर्तनशील व्ययों में वर्गीकृत कर लिया जाता है। और वित्तीय लेखों में व्ययों को इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किए जाने के कारण विक्रय मूल्य, लाभ व उत्पादन मात्रा में संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। फिर अगला आता है लाभ हानि में कमी या वृद्धि के वास्तविक कारण का ज्ञान असंभव। नॉलेज ऑफ रियल कॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो रखी जाती है उसमें सभी का मिला जुला खर्च, मिले जुले सारे व्यय जो भी हैं वो दिखाए जाते हैं, जबकि वित्तीय लेखों में उन हानियों का विश्लेषण नहीं किया जाता है जो मशीन उपकरण के निष्क्रिय रहने या उसके खराब होने पर या अकुशल श्रमिकों के होने पर या मौसमी दशाओं के कारण किसी संस्था को कोई हानि उठानी पड़ रही है, तो ये सब चीज़ें वित्तीय लेखों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है, जबकि ये सारे जो हैं व्यवहार वो सभी किसमें लागत लेखों के अंतर्गत दिखाया जाता है। और इसके अतिरिक्त वित्तीय लेखों में सामान्य असामान्य हानियाँ, नियंत्रण योग्य अनियंत्रण योग्य व्यय और अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल हानियों में भी भेद नहीं किया जाता है, और इस प्रकार की सूचना मिलने पर हानि को घटाया जा सकता है। यदि हमें इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो हम पर्टिकुलर यदि जो बहुत ज़्यादा हानिकारक स्थिति हो रही है उस चीज़ को हम दूर करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की ओर उद्यमियों का ध्यान आकर्षित हुआ। फिर अगला है लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण असंभव, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट्स नॉट पॉसिबल। व्यापारिक सफलता के लिए सुनियोजित उत्पादन लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय लेखे उत्पादन में वृद्धि या कमी के उत्तरदायी घटकों को प्रकट करने में असमर्थ होते हैं और भावी योजनाएं और लक्ष्यों के निर्धारण में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आवश्यक निर्णय में कठिनाई लेना, प्रॉब्लम इन टेकिंग नेसेसरी डिसीजन। कारखाने की पूर्ण उत्पादन क्षमता का ज्ञान वित्तीय लेखों से प्राप्त नहीं हो सकता है। उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने और उसको पूर्ण लाभ अर्जित करने के लिए कभी कभी बहुत बड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, जैसे पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की संख्या में कमी की जाए या वृद्धि की जाए, पूंजी उत्पादकता में कमी की जाए या वृद्धि की जाए, और वित्तीय लेखे ऐसी समस्याओं का समाधान करने में सहायक नहीं होते हैं। ये केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए उद्यमियों ने कहा या उद्यमियों ने कॉस्ट अकाउंटिंग की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है कि एक उद्यमी को प्रतिस्पर्धा के दौर में टिके रहने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को रखना बहुत ज़रूरी है। टेंडर मूल्य निर्धारण में कठिनाई, वित्तीय लेखों में से टेंडर मूल्य का अनुमान पर्याप्त शुद्धता के साथ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वित्तीय लेखों से वस्तु उत्पादन लागत का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है और वह केवल किससे कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पॉसिबल है। तो वित्तीय लेखों द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों को उपलब्ध करना संभव नहीं था, अतः लागत लेखांकन का जन्म एवं विकास हुआ। लेखापालों द्वारा ही सोच विचार कर इस नवीन तकनीक का विकास किया गया और वर्तमान में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी भी उत्पादक द्वारा इस प्रतिस्पर्धा के युग में लागत लेखांकन, लागत विश्लेषण के बिना प्रगति करना संभव नहीं है।